मैं सबसे पहले अमर उजाला परिवार को बधाई देता हूँ। अभी मैं सुन रहा था ध्यानपूर्वक, ये आपका पहला कार्यक्रम नहीं है। आपका एक फुटप्रिंट श्रीनगर शहर में अस्पताल के रूप में पिछले लगभग 1.25 वर्ष से लोगों की सेवा में काम कर रहा है। जिन मेधावी विद्यार्थियों को आज सम्मानित किया गया है, उन सबको मैं हृदय की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अमर उजाला समूह पिछले 12 वर्ष से देश भर के प्रतिभावान विद्यार्थियों को अलग अलग राज्यों में सम्मानित कर रहा है। उन्हें जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित कर रहा है। पिछले वर्ष जम्मू के कार्यक्रम में मैं था। अमर उजाला को मैं फिर से दोबारा बधाई देता हूँ। श्रीनगर में भी इस कार्यक्रम का आयोजन आपने किया और मुझे उम्मीद है कि हर वर्ष ये कार्यक्रम आपका भविष्य में भी चलता रहेगा। एक दूसरी बात भी करके मैं विषय बढ़ाता हूँ। यहाँ भी हिंदी अखबार पढ़ने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है। अमर उजाला का फुटप्रिंट अगर अस्पताल के रूप में है तो मुझे लगता है श्रीनगर से भी अमर उजाला का प्रकाशन आने वाले दिनों में शुरू करना चाहिए। और सर्कुलेशन की चिंता आप छोड़ दीजिए। यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं जो हिंदी जानना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर आप गंभीरता से विचार करिए। विशेष रूप से क्लास 10th और 12th के जिन विद्यार्थियों को ये सम्मान मिला है, मैं उनको विशेष रूप से बधाई देता हूँ। एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से कम टैलेंटेड आंकना, मुझे लगता है कि ये इस प्रतियोगिता का उद्देश्य नहीं है और मैं ऐसा मानता भी नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट के अंदर एक नेचुरल और एक यूनिक क्वालिटी होती है, एक टैलेंट होता है और शिक्षक का काम है कि उसके टैलेंट को उस दिशा में उभारना। नेचुरल टैलेंट ऐसा ही होता है जैसे जमीन में गड़ा हुआ डायमंड, और डायमंड में चमक लाने के लिए उसे तराशना पड़ता है। तो जो हमारे बच्चे हैं ये सब डायमंड की तरह हैं, अब हम कितना उन्हें तराश पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब जो ज्यादा तराशा जाता है वो 98% ले आता है, जो कम तराशा जाता है। लेकिन एक बात मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ, ये नंबर के गणित में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको टॉप करना चाहिए, इसके लिए बधाई जरूर करिए। अच्छे नंबर आने ये भी जरूरी है, लेकिन अब जिस तरह से दुनिया बदल रही है, मुझे लगता है कि अब नंबरों के भरोसे भविष्य नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इसका कोई मानसिक बोझ कोई बच्चा अपने मस्तिष्क पर न ले कि हमें कम नंबर आया है। देश में, दुनिया में जितने बड़े आविष्कार मैं आपको कह सकता हूं कि वो टॉपर्स ने कम किए हैं, जो प्रायोगिक माने प्रैक्टिकल नॉलेज जिनके पास था उन्होंने ज्यादा दुनिया को कंट्रीब्यूट किया इस मामले में। अगर मैं महात्मा गांधी जी की बात करूं तो बापू की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि गांधी जी कोई ऐसी बात नहीं कह सकते थे जिसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया था। शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने एक बात कही कि जो आप किताब में पढ़ते हो या ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते हो वो जरा कम जाता है अंदर, जो आप हाथों से प्रयोग करते हो जल्दी समझ में आता है। तो मैं समझता हूं कि इसका ध्यान आप सब भविष्य में रखें, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। हर बच्चे के भीतर डायमंड है, तो शिक्षकों का उत्तरदायित्व है तराशना। और जो पेरेंट्स हैं उनसे भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कभी कभी हम ज्यादा बोझ डाल देते हैं बच्चों पर, कम उम्र में इतना दबाव, मानसिक दबाव, मुझे लगता है उससे बचना चाहिए। हमारे पड़ोसी का बच्चा 98% पाया, तुम क्यों 88 पर ही रह गई, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। अभी ये बच्चे आने वाले समय में बहुत बड़ा करने वाले हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, हर रोज एक नए इन्वेंशन आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन्हीं बच्चों के भरोसे देश और दुनिया में बदलाव जो हुआ है और आगे जो होगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा
कि मैं विश्वास करता हूं कि ह्यूमन बीइंग यानी इंसान जन्म से ही टैलेंटेड है और उसके स्वभाव में क्रिएटिविटी है। पूरे जीवन चक्र में अपने पूरे क्रिएट और रिक्रिएट करने का अवसर जिस बच्चे को मिलेगा वो निश्चित रूप से अच्छा करेगा। जो उस क्रिएटिविटी को निखार पाता है वो असफल होता है, जो असफल हो जाता है उसके भीतर भी वो क्षमता मौजूद है और उसको इंतजार करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम भी निखरें। आज इस अवसर पर मैं टॉपर्स के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स को जीवन की इस क्रिएटिव यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में जिस क्षेत्र को आप चुनेंगे उसमें आप जरूर सफल होंगे। इस वर्ष 10वीं और 12वीं 10th और 12th दोनों परीक्षाओं में हमारी बच्चियों ने बच्चों से बेहतर किया है। मैं बच्चियों को बधाई देता हूं और मैं देख रहा हूं इस बात। और बच्चे बुरा ना माने, जम्मू कश्मीर के विकास में हमारी बहनों का, हमारी बच्चियों का योगदान पुरुषों से और नौजवानों से ज्यादा है। इस सच्चाई को मैं स्वीकार करता हूं। मैं आलोक कुमार जी से मैं आंकड़े ले रहा था। 1,48,701 1,48,701 इतने बच्चों ने 10वीं 10th की परीक्षा में पंजीकरण कराया और इसमें से 1,18,791 1,18,791 ये बच्चे उत्तीर्ण हुए। और बच्चियों का जो सफलता का प्रतिशत है, सक्सेस रेट जिसे हम कहें, वो 81.68% है और बच्चों का जो सफलता सक्सेस रेट है वो 78.23%। मैं बच्चियों को फिर से बधाई देता हूँ। 12th क्लास की परीक्षा के लिए 1,27,636 1,27,636 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें 82,441 82,441 इन्होंने परीक्षा सक्सेसफुली पास की है। यहाँ भी बच्चियों का सक्सेस रेट 68% से ज्यादा है और बच्चों का 61%। ये उद्धृत करना मैं आवश्यक समझता था। जिस भी विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में मैं जाता हूँ, लगभग जम्मू कश्मीर में जितने विश्वविद्यालय हैं सबके कन्वोकेशन में मैं हो लिया हूँ और एवरेज अगर मैं बताऊं तो गोल्ड मेडल 75% बच्चियां ले रही हैं और 25% बच्चे ले रहे हैं। रिजल्ट निकलने के पश्चात भी मैंने आपको मुबारकबाद दिया था। मुझे उम्मीद है कि आजकल जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में हमारी बच्चियां इनोवेशन को और जम्मू कश्मीर के विकास को लीड कर रही हैं, उसमें आने वाले दिनों में इन मेधावी बच्चियों का महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। आज यहाँ उपस्थित सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूंगा कि अब आप अपने जीवन की यात्रा के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, ऐसे पड़ाव पर खड़े हैं जब आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। अतीत की तरफ न देखकर भविष्य की योजना, प्लानिंग और सबसे पहले अपने मन में संतोष, सेटिस्फैक्शन का भाव बच्चों को निकाल देना चाहिए कि जो मिल गया इससे हम संतुष्ट हो गए और आराम से सो जाए। नहीं, ये क्वेस्ट जो है, ये मुझे लगता है कि हम टॉपर ही बन गए और सोच लिए कि हो गया काम, तो इससे जीवन नहीं बनने वाला है। अभी लंबी यात्रा है और बड़े अवरोध आएंगे जीवन में। ऑब्स्ट्रक्शन कुछ स्वाभाविक रूप से आएंगे, कुछ खड़े किए जाएंगे। मुझे लगता है कि इन सब बाधाओं को पार करते हुए आपको शीर्ष पर पहुंचना है। और जिस भारत के निर्माण की बात हो रही है कि जब हम लोग तो उस समय नहीं रहेंगे देखने के लिए, लेकिन 2047 में जब स्वतंत्रता की शताब्दी का वर्ष देश मनाएगा, उस समय भारत दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होगा और उसके निर्माण में आप लोगों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस संकल्प के साथ इस सभागार से जाने की जरूरत है। एक मैं छोटी कहानी आपको बताता हूँ। एक छोटा सा राज्य था, स्टेट, उस पर
हमला हो गया और वो सेनापति उस राज्य का बड़ा परेशान था, घबराया हुआ राजा के पास पहुंचा। कहा कि साहब हमारी सेना बड़ी छोटी है, जिन लोगों ने आक्रमण किया उनकी सेना दुगनी से भी बड़ी है, तो युद्ध करने के बजाय हमको सरेंडर कर देना चाहिए। और ये बात कहते हुए तलवार उसने जमीन पर रख दी। राजा भी घबरा गए कि अब हम हारी जाएंगे। तो राजा को एक टीचर ने पढ़ाया था स्कूल डेज में, तो वो गए अपने टीचर के पास, गुरुजी के पास, और कहे कि साहब ऐसी विकट परिस्थिति आ गई है, आक्रमण हो गया है, हमारी सेना से दुगनी बड़ी सेना के स्टेट ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है और सेनापति मेरा कह रहा है कि हार सुनिश्चित है और इसलिए हमको युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। तो उनके टीचर ने उनको एक सुझाव दिया, कहा कि पहला काम करो कि सेनापति को अरेस्ट करके जेल में डाल दो और दूसरा काम करो कि मुझे सेनापति बना दो। तो राजा बड़ा घबराया कि ये मास्टर आदमी रिटायर हो गया है, जिंदगी भर बच्चों को पढ़ाया, कलम चलाया, ये तलवार लेके कैसे लड़ेगा। लेकिन चूंकि टीचर थे, वो पढ़ाए थे, टीचर में श्रद्धा थी, तो राजा ने उसकी बात मान ली और सेनापति को जेल में डाल दिया। टीचर आए और टीचर सेनापति हो गए। अब टीचर ने आते ही कहा कि भाई चलिए अब युद्ध के मैदान में चला जाए। जब वहां से चले तो रास्ते में एक मंदिर पड़ा और अपने सैनिकों से कहा कि आओ भगवान की पूजा कर लेते हैं, या मस्जिद पड़ी, अल्लाह ताला को सलाम बोल देते हैं। उसके पास एक सिक्का था, उसने कहा कि देखो ये सिक्का मैं उछाल रहा, अगर हेड गिरेगा तो हमारी जीत होगी और टेल अगर आया तो हार होगी। सिक्का उछाला और वो हेड ही आया और कहा कि देखो अब तुम लोग लड़ो चाहे न लड़ो, जीत हमारी ही होनी। तो वो छोटी सेना गई और युद्ध में जीत गई और बाद में उसने कहा कि साहब जो सिक्का था उसमें दोनों तरफ हेड ही था, टेल नहीं था, तो केवल आप विश्वास भरने से इतनी बड़ी सफलता मुझे लगता है कि लोगों को मिल सकती है। और इसलिए आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, सफलता के इस मंत्र को जीत करके ही लौटना है, पराजय नहीं देखनी है। मुझे लगता है इस संकल्प के साथ हम यहाँ से आगे बढ़ें। ये गहरा विचार है। 19वीं सदी के एक अमेरिकन राइटर थे प्रेंटिस मलफोर्ड, एक उनकी छोटी सी किताब है, 65 पेज की है, थॉट्स आर थिंग्स। वो कहते हैं कि जिसे हम सोचते हैं, हमारा जो विचार है वह ही वास्तविक रूप लेता है। और उन्होंने लिखा, पावर कम्स ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड with hope of expecting and demanding better things to come। आप सभी विद्यार्थियों के सोच में, आपके संकल्प में यही भावना आनी चाहिए। सम्मान तो इस यात्रा की मैं समझता हूँ कि शुरुआत है। अभी बड़े लक्ष्य आपको जीवन में हासिल करने हैं। भविष्य में एक अच्छा कैरियर ही नहीं आपको मिलने वाला है, बल्कि आप शिखर पर पहुंचने वाले हैं। आज के शुभ दिन पर मन में विचार गहरा कर लीजिए और आप देखिएगा बड़े से बड़े संकल्प भी आप साकार कर सकेंगे। मैं टीचर्स को भी 2-3 बातें कहना चाहूंगा। कुछ लोग हैं टीचर्स को हैं, 21वीं सदी में बदलाव इतनी तेजी से हो रहा है कि अब मशीन भी सेंसर्स के जरिए बताने लगी है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। टेक्निकल टर्म में इस बदलाव को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जा रहा है, यानी इंडस्ट्रियल इंटरनेट या एक इंडस्ट्रियल नर्व सिस्टम जो सैकड़ों सेंसर के माध्यम से किसी भी कंपनी को हर पल ये जानकारी देता रहेगा कि मशीन को कैसा लग रहा है और उसका परफॉर्मेंस कैसा है। उस जानकारी के आधार पर कंपनी को रिस्पॉन्ड करना होगा, नजर रखनी होगी कि मशीन में कोई दिक्कत तो नहीं। आप सभी टीचर्स को ये प्रतिभा नेचुरल रूप में गॉड गिफ्टेड मिली हुई है। जिस दिन कोई अभिभावक, कोई पेरेंट अपने बच्चे को पहले दिन स्कूल छोड़ने जाता है, वह दरअसल बच्चे को आपके हवाले करता है, विश्वास से हवाले करता है और उसके बाद की जिम्मेदारी आपकी होती है
इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एक टीचर जो है स्कूल का, वो नर्व सिस्टम है किसी भी समाज का। टीचर का काम केवल टीचिंग नहीं है, सिलेबस डिलीवर करना नहीं है, बल्कि उसके माध्यम से बच्चे को ठीक से समझना, उसके टैलेंट को देख करके उसकी मेंटरिंग करना है। और इसलिए अब समय आ गया है कि हम टीचर और टीचिंग की डेफिनेशन की परिभाषा को बदल दें। और ये काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने NEP 2020 के माध्यम से एक नया उपहार हमारी युवा पीढ़ी को दिया है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें टीचर क्लास में आकर सब्जेक्ट्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन देता है। क्लास में जितने बच्चे हैं वह उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेसिंग के दौरान वो कितना सीखते हैं, इसका मेजरमेंट करना बड़ा जरूरी है। और मेजरमेंट अगर हम नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है हम अपनी जिम्मेदारी में कोई न कोई कमी कर रहे हैं। सिर्फ एक तरफा अगर इंफॉर्मेशन की डिलीवरी होगी, उसमें 1-to-1 एंगेजमेंट की गुंजाइश नहीं रहती है। सच तो ये है कि बिना टीचर स्टूडेंट के एंगेजमेंट के लर्निंग संभव होती नहीं, और अगर लर्निंग नहीं है तो फिर एजुकेशन भी नहीं है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, अलजेब्रा पढ़ना शुरू किया था, तो मुझे टीचर पढ़ाते थे, उन्होंने मुझे A + B² = A² + B² + 2A, मुझे याद हो गया, अभी भी याद है। लेकिन न मेरे टीचर ने बताया कि ये होता क्यों है। और जब मैं हिंदू यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ने गया तो वहाँ अप्लाइड मैथमेटिक्स में पढ़ता, तो वहाँ जाकर के समझ में आया कि हुआ क्यों। तो मुझे लगता है कि आज के बच्चे, मैंने हम लोग जिस पीढ़ी में थे, मैं समझता हूँ कि ये बच्चे बहुत आगे निकल गए हैं। डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन केवल एजुकेशन नहीं है, टीचर स्टूडेंट एंगेजमेंट, लर्निंग से ही स्टूडेंट से में क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पैदा किया जा सकता है। वो काम मुझे लगता है कि करने की आवश्यकता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए आप सभी टीचर्स से मैं आप निवेदन करना चाहता हूं कि आप महज टीचर नहीं हैं, आप मेंटर टीचर हैं, जिसका काम केवल इंफॉर्मेशन डिलीवर करना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को स्किल सिखाना है, उनके साथ कोलैबोरेट करके उन्हें लर्निंग के लिए प्रेरित करना है। मैंने पहले ही कहा कि नई पीढ़ी के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में NEP के रूप में हमें मिला है। और क्लासरूम, कोर्स और लर्निंग की प्रक्रिया में एक तो बड़ा बदलाव किया गया है। करिकुलम से बाहर निकलकर स्टूडेंट्स के क्रिएटिव पोटेंशियल पर इसमें फोकस किया गया है। मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में बच्चों को पढ़ने का अवसर मिल रहा है। हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी में उनकी यूनिक प्रतिभा को निखारने के लिए इंडिविजुअलिटी तथा स्किलिंग पर जोर दिया गया है। हर एक बच्चा रचनात्मक हो, उसमें नवीनता हो और साइंस के साथ संस्कार भी सीखे और दोनों का सामंजस्य बने, अपनी जड़ों से जुड़े। मुझे लगता है कि इसकी कोशिश हमें करनी चाहिए। आज जो हायर सेकेंडरी के विद्यार्थी स्टूडेंट हैं 2040 में अपने करियर के शिखर पर होंगे। आज हम ये प्रेडिक्ट करने का जोखिम नहीं उठा सकते तो उस समय की दुनिया कैसी होगी, ऐसे कौन से स्किल की जरूरत होगी ताकि वो बेहतर कर सके। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में लॉन्च किया था। अब आप सोचिए 10 साल पहले किसी ने सोचा था कि 3D प्रिंटिंग का पोस्ट ऑफिस हिंदुस्तान में होगा? हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और आज लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 20 साल बाद ज्यादातर घर 3D प्रिंटिंग से ही बनाए जाएंगे। हो सकता है अगले 5 साल में ही ये संभव हो जाए। इस महीने अगस्त से पहले 15 दिन में 10 नए सॉफ्टवेयर इन्वेंशन हुए उनके और ऐप लॉन्च की गई। 10 साल पहले कभी साल में 1-2 इन्वेंशन होते थे, लेकिन आज हर रोज एक नया इन्वेंशन हो रहा है, नया टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन आ रहा है। पूरी दुनिया और हमारे आसपास के वातावरण वो प्रभावित कर रहे हैं। पहले किसी एक इन्वेंशन की कल्पना और उसे हकीकत का जामा पहनाने में औसतन लंबा समय लगता था, लेकिन अब
कुछ महीने में संभव हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम भी जोखिम नहीं उठा सकते कि बच्चे को सिर्फ एक स्किल सिखा दी जाए और हमने सोच लिया कि चलो हम अपने कैरियर में कुछ कर ही लेगा। नहीं, हो सकता है कि उसने जो स्किल सीखी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे और बेहतर कर दे। ऐसी स्थिति में हमें स्टूडेंट्स को लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल सिखाने होंगे। उसे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, क्यूरियोसिटी और कम्युनिकेशन जैसे स्किल की जरूरत है, वो हमें सिखाना चाहिए और हर एक परिस्थिति में वो रिलेवेंट बना रहे। कोर्स सब्जेक्ट्स के साथ साथ उसकी इंडिविजुअलिटी कैसे नर्चर की जा सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और नए इनोवेशन के प्रति उसमें इंटरेस्ट कैसे पैदा किया जा सकता है, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। मेरा इस बात पर बड़ा गहरा यकीन है, जो स्टूडेंट क्रिएटिव होगा, अपनी इंडिविजुअलिटी को प्राप्त कर लेगा, भविष्य उसका उज्जवल होगा। मुझे नहीं मालूम बच्चों ने, उनके टीचर ने शायद पढ़ा होगा, आप में से कितने लोगों को मालूम है, मैं नहीं जानता। हेडफोन का इस्तेमाल आजकल बहुत बच्चे कर रहे हैं। मेरा एक ग्रैंडसन है, वो बराबर जब उसको टाइम मिलता है तो हेडफोन लगा के कुछ सुनता है, कुछ देखता है। जिसने बनाया आप जानते हैं उसका नाम? एनीवन फ्रॉम स्टूडेंट्स? बाल्डविन उनका नाम था और 1910 में उन्होंने इसका आविष्कार किया। वो साइंटिस्ट नहीं थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में वो काम करते थे और उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी। उन्होंने तय किया और इसको बनाया। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल आज सब हम लोग कर रहे हैं। 1902 में इसका आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ। कैरियर नाम का ऐसी आप देखते हैं ना, तो जो जिसने इन्वेंट किया उसका भी नाम कैरियर ही था, विलियम कैरियर। वो किसी लैब में साइंटिस्ट नहीं था। टेलीविजन इन्वेंट करने वाले फ्रांस वर्थ, ये रेडियो मैकेनिक थे। ऐसे अनेक इन्वेंशंस हैं जो क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल अप्रोच से पैदा हुए। सर आइजैक न्यूटन का नाम आप सब सुने हैं। थियरी ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, नॉट थियरी ऑफ ग्रेविटेशन। तो सर आइजैक न्यूटन भी कोई बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। वो पेड़ से देखते थे सेब गिर रहा है, जैसे आप बगीचे में देखते हो, लाइट प्रकाश कैसे फैलता है, और तब उन्होंने तुक्का लगाया और फिर ये आविष्कार किया उन्होंने। तो मैं जो बात आपसे कह रहा हूं कि प्रयोगों, हाथ का प्रयोग करना बड़ा जरूरी है। बहुत पढ़े लिखे लोगों ने दुनिया में बहुत बड़ा काम नहीं किया है, कम पढ़े लिखे लोगों ने भी बड़ा काम किया है, लेकिन डेडिकेशन था, क्रिएटिविटी थी, स्किल था, क्यूरियोसिटी थी, कुछ करने की तमन्ना थी। और पढ़े लिखे लोगों ने भी जो आविष्कार किया, आइंस्टाइन का नाम आप सब जानते हो, दुनिया के बड़े वैज्ञानिक हुए। थियरी ऑफ रिलेटिविटी कम लोगों को समझ में आती है, और जो पढ़ाते हैं लोग हैं उनमें भी कम ही लोग समझते हैं। लेकिन फिजिक्स में उन्होंने पीएचडी किया था, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। लेकिन इसलिए थियरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने फिजिक्स में पीएचडी की थी। संयोग से बीमार पड़ गए उनके पिताजी, और उनके पिताजी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉप चलाते थे। उनके पिताजी ने कहा कि भाई तुमको शॉप पर बैठना है क्योंकि घर का खर्च नहीं चलेगा। आइंस्टाइन ने कभी मना नहीं किया कि मैं फिजिक्स में पीएचडी हूं तो नहीं, मैं उस शॉप पर नहीं बैठूंगा। शॉप पर बैठा और वहां शॉप पर बैठ करके उसने फिर दुनिया को ऑटोमेटिक कैमरा देने वाला आदमी आइंस्टाइन है। सबसे पहला रेफ्रिजरेटर, ऑटोमेटिक रेफ्रिजरेटर बनाने वाला आदमी आइंस्टाइन है। और फिर थियरी ऑफ रिलेटिविटी, पूरी दुनिया की तकदीर बदलने वाला आदमी भी आइंस्टाइन। अभी कोरोना जिसकी रफ्तार को शोध ने ही, इन्वेंशन ने ही रोक दिया है। पहले क्या होता था, जब कोई इन्फेक्शन होता था तो उसी वायरस का एंटी इन्फेक्शन डोज लगाया जाता था शरीर में, इन्फेक्शन को कम करेगा। लेकिन जेनेटिक्स ने कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार को रोक दिया, पूरी दुनिया की मानवता को बचा दिया। जिस मेंडल नाम के वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया, वो स्वयं तो बॉटनी के विद्यार्थी थे, लेकिन वो बॉटनी के प्रोफेसर थे, ये उनकी विशेषता नहीं थी। रोज अपने गार्डन में हजारों पौधे लगाए थे, रोज उनको पानी देते थे, और गणना में भी, एल्गोरिथम में भी वो बहुत अव्वल थे।
और तब उन्होंने जेनेटिक्स का आविष्कार किया जिसने पूरी मानवता को बचाया। मैं समझता हूँ कि ये जो मेरे सामने बच्चे हैं इनमें संभावना छिपी है। किसी ने कहा कि कोई जम्मू कश्मीर कैडर का IAS IPS अफसर होगा, मैं उस संभावना को कम संभावना मानता हूँ। मैं देख रहा हूँ इन बच्चों में कि कोई न्यूटन बनने वाला है, कोई आइंस्टाइन बनने वाला है, कोई पूरी मानवता को बड़ा काम करने वाला है। मुझे बताया गया कि आज के बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ उपस्थित हैं। उनसे आग्रह करूंगा कि बच्चों में एक शक्तिशाली इंडिविजुअलिटी डेवलप करने में आप भी जरा मदद करिए। हर समय क्या कर रहे हो, पढ़ाई किया कि नहीं किया, ये थोड़ा ज्यादा ही हम लोग अपने बच्चे से उम्मीद करने लगते हैं। पढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर खेलने जा रहा है तो अरे क्यों खेलने जा रहे हो, थोड़ा ये टोक टाक मैं समझता हूँ कि कम करने की जरूरत है। आगे चलकर ये बड़ा सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम कर सकता है। 1 साल बाद आपका बच्चा, आपकी बच्ची साइंस के बजाय ह्यूमैनिटी लेना चाहे तो उसे रोकिए मत, जिसमें उसकी इच्छा है उसको पढ़ने दीजिए। अब दुनिया बदल गई, समाज में ज्यादा बेहतर योगदान हमारे बच्चे कर सकेंगे, अपने जीवन में अच्छा कर सकेंगे। उसको इतनी स्वतंत्रता पेरेंट्स की ओर से भी मिलनी चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए। बच्चों, आज मेधावी सम्मान आपके लिए एक नई शुरुआत है। मुझे उम्मीद है कि आप इस लगन और मेहनत से आगे भी भविष्य में भी अपने हौसले से कामयाबी का परचम लहराएंगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये देश के स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष हम मनाएंगे, हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन उस समय विकसित भारत के निर्माण में आप सबका बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं अमर उजाला परिवार को भी इस नेक पहल के लिए हृदय से शुभकामना देता हूँ। और मैं बैठा था तो एक हिंदी की बड़ी प्रसिद्ध कवित्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान, तो उनकी पंक्तियां मुझे याद आई। पढ़ना का सब आपको याद होगी। वो बचपन को लेकर के थी कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू मेरी जीवन की सबसे मस्त खुशी, चिंता रहित खेलना खाना और फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। तो आपकी बीच बातचीत करते हुए हम लोग भी उसी अवस्था में पहुंच गए थे, इसलिए वो पंक्तियां याद आई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।